गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस सीरीज का पहला वीडियो आ रहा है और इस सीरीज में हम पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो क्लास 10 में यह है पहला चैप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो 1 नंबर या 2 नंबर में उसके लिए टिप्पणी लिखने के लिए दे देता है। तो हम इन अभिक्रियाओं को आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और आज हम सबसे पहली जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहली बात हम लोगों को ये पता होना चाहिए, दो परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं और शायद आप लोगों को जानकारी भी होगी कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की मूलभूत जो व्यवस्था है या मूलभूत जो उसके गुण हैं वो परिवर्तित नहीं होते। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की जो मूल जो गुणधर्म है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अब आप सब लोग जानते होंगे, हम एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और उस कागज़ के टुकड़े को यदि कई बार फाड़ें तो वो उसका क्या होगा, आकार बदलेगा, परंतु मूलभूत अवस्था जो है उसकी कि वो कागज़ है तो वो कागज़ ही रहेगी। लेकिन यदि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यदि उस कागज़ को हम जलाएं तो देखेंगे आप कि उसकी जो मूलभूत अवस्था है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि वो कागज़ जलकर एक राख के रूप में हो जाएगा, अर्थात उसकी जो मूलभूत अवस्था है वो परिवर्तित हो जाएगी। दूसरा कैसे समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। यदि देखा जाए तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ को एक भौतिक परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा और दूसरी अवस्था से हम उसको पुनः पहली अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि आप जो उत्पाद बन जाते हैं उससे पुनः आप अभिकारक नहीं बना सकते। सबसे पहली बात हम आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे साथ आप लोग यदि हमारे साथ कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए तो आप लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी। मैं इस सीरीज में आपके कोई भी साइंस के क्लास 10 के कोई भी ऐसे डाउट्स नहीं होंगे जो बचें। यदि आपको कोई ऐसे डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए और मैं हो सकता है कि कमेंट के माध्यम से आपके इन जो समस्याएं हैं इनको दूर करूं। और इसी के साथ साथ मैं इस अगले वीडियो में या इसी वीडियो से आपको नोट्स की PDF भी प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। और क्या है, अब आज हम कॉपी पेन ले लीजिए और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो हम सब लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया? चलिए देखते हैं, एक बार उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। हाँ, तो अब जैसा कि हमने आपको बताया था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है।
तो सब लोग जानते हैं। अब एक टर्म आ रहा है पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। पदार्थ सब लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ है क्या। तो 9th में हमने पदार्थ पढ़ा था कि जब प्रत्येक वह वस्तु जिसका स्वयं का कुछ भार होता है तथा जो कुछ स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे इस मार्कर को देखा जाए तो इस मार्कर को जब हम किसी स्थान पर रखते हैं तो यह कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेर रहा है, और जो स्थान घेरेगा तथा इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका स्वयं का कुछ भार होता है तथा जो कुछ स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो हमको समझ में आ गया रासायनिक अपक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर रासायनिक अपक्रिया होती है। अब कोई भी अपक्रिया दो टर्म्स में होती है, एक होते हैं अभिकारक और एक होते हैं उत्पाद। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टर्म्स पता होंगे, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूं। अब रासायनिक अपक्रिया का हम इक्वेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल पे आप लिखेंगे Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। ठीक, Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ये होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं बेटा? अभिकारक। इनको अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। अब ये जो बनता है ये राइट हैंड साइड वाला इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर रासायनिक अपक्रिया होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर रासायनिक अपक्रिया आती है। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इस इक्वेशन को नोट कर लें और थोड़ी देर के लिए इसको रिवाइज करें। दूसरी अपक्रिया है योगात्मक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? योगात्मक अपक्रिया। तो योगात्मक अपक्रिया क्या है? हम लिखते हैं, देखिए योगात्मक अपक्रिया और रासायनिक अपक्रियाओं में एक माइनर सा अंतर होता है, एक बिल्कुल छोटा सा अंतर होता है। लगभग दोनों की परिभाषाएं लगभग एक जैसी ही होती हैं। क्या अंतर होता है वो भी हम बताते हैं आपको। योगात्मक अपक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका? केवल एक नए पदार्थ का। अभी तक जो हमने रासायनिक अपक्रिया पढ़ी उसमें हो सकता है कि जो पदार्थ बन रहा है या उत्पाद जो बन रहा है वो एक नहीं दो बन जाए, उसी के साथ उत्पाद के साथ कुछ और बन जाए, तो वहां पे वो रासायनिक अपक्रिया है। लेकिन जब हम यह कहें कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वहां पर योगात्मक अपक्रिया होती है। जैसे इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर योगात्मक अपक्रिया होती है। योगात्मक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा परिभाषा में है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नए पदार्थ का, किसका? केवल एक नए पदार्थ का,
केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया में एक बिल्कुल छोटा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया में एक छोटा सा अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि हो सकता है जो उत्पाद बने वो एक हो या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात करें योगात्मक अभिक्रिया की तो योगात्मक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लें कि C+O2 इक्वल्स टू CO2। ठीक, अब इसमें आपको यदि पूछा जाए कि उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को अभिकारक कहते हैं और राइट हैंड साइड वाले को उत्पाद कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा योगात्मक अभिक्रिया में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है? योगात्मक अभिक्रिया होती है। बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया की तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। बेटा ये आपके 10th की देखा जाए साइंस में लगभग यूपी बोर्ड हर वर्ष इन अभिक्रियाओं में से 2 या 3 अभिक्रियाएं जरूर पूछता है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं, तो योगात्मक, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन और रासायनिक अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में से आप ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं और इनमें से 2 या 3 अभिक्रियाएं आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया हो गई। योगात्मक अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब तक आप इसकी एक बार दोबारा परिभाषा को दोहराएं जब तक मैं आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझा देता हूं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब अधिक क्रियाशील परमाणु क्या है, जब अधिक क्रियाशील परमाणु किसी कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपकी दैनिक जीवन में देखो, कोई भी अगर हमको पढ़ाई करनी है या कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि हम किसी भी सब्जेक्ट्स को किसी से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो जब रिलेट करके पढ़ते हैं हो सकता है, देखिए एक माइंड की एक कैपेसिटी होती है, हो सकता है आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं और हो सकता है 10-15 दिन बाद आप उस चीज़ को देखें तो आप उसको भूल जाएं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हैं तो रिलेट करके पढ़ने में क्या होता है कि वो चीज़ आपको उस बात से रिलेट करती है। जैसे आप लोग गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, तो ये आप क्या करते हैं, आप उसको एज्यूम करते हैं कि हाँ मेरे साथ भी जीवन में कभी ऐसा होगा या ऐसा हुआ है, तो आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। इसी प्रकार जब आप किसी सब्जेक्ट को किसी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप उसको आसानी से याद कर पाएंगे। तो जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपकी आम जिंदगी में भी होता है, आप क्लास में जाते होंगे, कोई तगड़ा तंदुरुस्त लड़का आ जाता है, वो आपका बैग हटाकर उसको आपको कहीं और बैठा देता है और स्वयं आपकी सीट पर बैठ जाता है। या देखते होंगे कि दबंग लोग क्या करते हैं, गरीब निर्बल व्यक्ति को हटाकर उसका जो है जब मकान जमीन सब कब्जा कर लेते। इसी प्रकार ये इसमें भी है, क्या है कि जब अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह स्वयं आकर बैठ जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, क्या पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, जब
अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण, जब अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो अब आपने पढ़ा कि जब अधिक क्रियाशील परमाणु, कैसा परमाणु बेटा? अधिक क्रियाशील। जब अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? वही बात हमने फिर समझाएंगे कि अधिक क्रियाशील परमाणु ये हमको कैसे पता चलता है। तो अब आप जब आगे जाएंगे तो एक पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप उसमें एक सीरीज होती है कि जो परमाणु या जो तत्व ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और जो पदार्थ नीचे होते हैं उनको बोलते हैं कम क्रियाशील परमाणु। अभी आप आगे टॉपिक में हम आपको ये चीजें भी समझाएंगे कि अधिक क्रियाशील परमाणु को हम कैसे पता करेंगे कि ये अधिक क्रियाशील परमाणु है, ये कम क्रियाशील परमाणु है। तो तीसरे चैप्टर में आपके जो आएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ये पता करते हैं कि तत्व या कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमने क्या पढ़ा कि जब अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। उसका स्थान ग्रहण क्या करेगा? उसको हटाकर उसकी जगह स्वयं को स्थापित कर लेगा। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे कि Fe, थोड़ी नीचे लिख लेते हैं, Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। देखिए अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए Fe क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। और Cu जो है वो कम क्रियाशील है। अर्थात Fe तगड़ा तंदुरुस्त कोई मोटा ताजा लड़का है और Cu एक कमजोर दुर्बल टाइप का लड़का है। अब वो किसी दोस्त के साथ में बैठा है और Fe आता है और उससे कहता है कि चलो हटो, मैं आपकी जगह पर बैठूंगा, और Fe Cu की जगह पर आकर स्वयं बैठ जाता है और Cu को अलग कर देता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। क्या होगा? Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया और Cu की जगह स्वयं आ गया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि जब अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए उसमें भी क्या होता है, ये कोई टर्म्स जो हैं आपको ये समझ में आ गया कि चलिए ठीक है FeSO4 हो गया और Cu हो गया। इसको भी एक बनाने का एक तरीका होता है। एक अगर आप लोग 9th में आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था एक संयोजी द्विसंयोजी, ठीक है, यानी उनको क्या होता था, अभिक्रियाएं जो उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते थे
या बाह्य कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो उनकी संयोजकता कहलाती थी। उन्हीं संयोजकताओं के आधार पर वो क्या करते थे, एक दूसरे से जुड़ते थे। अब क्या है, Fe और CuSO4, Fe प्लस CuSO4 जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, Fe Cu को विस्थापित करके FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा, अर्थात Cu के स्थान पर वह स्वयं हो जाएगा। लेकिन ये अगर दूसरे टर्म्स में इसको हम समझाना चाहें तो कैसे, वो हम बताते हैं। Fe देखिए, Fe बेटा ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है 2 और 3 की, तो Fe होता है 2 प्लस, ठीक है, प्लस Cu भी होता है 2 प्लस, और SO4 क्या होता है, डबल माइनस। ठीक, अब इस रिएक्शन को क्या होता है, हमेशा आप इस बात को जानते हैं कि धनायन हमेशा किससे जुड़ता है, ऋण आयन वाले से। किससे जुड़ता है बेटा, ऋण आयन वाले से। चलिए, तो Fe धनायन है तो किससे जुड़ेगा, SO4 ऋण आयन वाले से। किससे जुड़ेगा, SO4 ऋण आयन वाले से। अब इसकी भी 2 संयोजकता है और इसकी माइनस की 2 संयोजकता है, तो इससे जो